नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम PYQ जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो MPPSC के जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है उनके 2021 तक के, मतलब 25, 24, 23, 22, 21 के लगा चुके हैं। अभी जो हम ये रणनीति MPPSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं या मध्य प्रदेश में जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, पटवारी, कांस्टेबल, नर्सिंग का, आपका इंजीनियरिंग के या MPPSC के डेंटल के, आपके जितने भी ITI प्राचार्य का हुआ, उप निरीक्षक हुआ, परिवहन हुआ, FSO हुआ, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, तो उनके इस साल जो MPPSC के माध्यम से जितनी एग्जाम्स हुए हैं, मैं ये ट्राई कर रहे हैं हम कि उन पेपर्स को एनालिसिस करें कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, और अभी 10 क्वेश्चन का ऐसा एनालिसिस किया है कि एक अलग से हम चला रहे हैं, जनजातियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो चला रहे हैं। दूसरा, मैंने अभी पिछले संडे में एक ये पेपर हुआ है ITI प्राचार्य संभवतः PTE 2025 का पेपर है। ये है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इसका जो GS है, हम ये देखने वाले हैं कि इस पेपर में विगत 5 वर्ष के सिविल सर्विसेज के पेपर और इस साल जो पेपर हुए हैं उसमें सिर्फ मैंने 10 पेपर अभी देखे हैं कि उनमें से इसमें कितने रिपीट हुए हैं। अगर इसमें हम देखने में आएगा कि 30, 40, 25, 35 कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं, उस हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे कि भाई कितने चांसेस रहते हैं कि कितना परसेंटेज क्वेश्चन रिपीट होता है। और मेरा अनुमान जो है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितना मैंने पढ़ाई की है, एग्जाम दिए हैं, तो लगभग 60 से 70% मिनिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 50% एज इट इज क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके। अगर हम एक भी प्रश्न का इस तरीके से पढ़ें कि जो प्रश्न आ गया है उसका डिटेल विवरण पढ़ लें, तो संभवतः हमारे 70 से 75% प्रश्न सही होने की संभावना रहती है। ठीक, अब देखो, जैसे मध्य प्रदेश कोल जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर जब हम पुराने पेपर पढ़ रहे होते तब हम इसमें क्या पढ़ते, मान लो कहीं कोल आया हो, तो कोल जनजाति से संबंधित पूरा भौगोलिक कहाँ रहती है, कौन सा जिला है, कौन सा संभाग है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, क्या क्या इसका वो है, तो एक ब्रीफ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। तो अगर हम पहले पढ़ लेते तो हमारा यहाँ क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक, आंसर इसका रीवा होना चाहिए। अब देखो, इससे संबंधित इसी साल के पेपर हुआ था एक सहायक पंजीयक का, 2024 का ये पेपर है। ये क्वेश्चन का फोटो करके हमने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि कोल जनजाति का निवास मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस अंचल की बात पूछ रहा है। वहां क्या पूछा है उसने, जिला। यहाँ क्या चेंज कर दिया, ये कर दिया अंचल। अगर मान लो आपको अंचल भी पता है बघेलखंड, तो भी आपका आंसर सही हो जाता। अगर मान लो जब ये प्रश्न पत्र अगर आप लगाते PYQ में, तो आपका ये कर लेते आप सिर्फ, तो देखो बघेलखंड के आपके जिले पता है कौन कौन सा है, ये बघेलखंड में नहीं आता, ये तो जिला ही नहीं है, समझो, ये जिला ही नहीं है, तो एक तो हमारा ऐसे ही बाहर हो गया। दूसरा, बघेलखंड में ये भी नहीं आता, ये भी मालवा में आता है, तो अपना सही हो जाता। तो मेरा सिर्फ आपसे ये आग्रह है कि आप इस ईयर में जितने मध्य प्रदेश में या जितने MP में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने लगा सकते हो लगा लो। सिलेबस एक बार खत्म करके बाकी का बुक्स के चक्कर में उनमें मत पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और क्वेश्चन इसी तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब हम आते हैं विवरण। जैसे पढ़े, कुल जनजाति तीसरी, ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये पता नहीं इसमें रखा है कि नहीं, लेकिन मुझे याद आ गया है। ठीक है, कोल समुदाय में प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी, ये प्रश्न पूछा गया है पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी 2024 की परीक्षा में। ये 2 प्रश्न हो गए किसी के, इसी के। अब देखिए, हम एक बात करें तो बघेलखंड में देखो ये जिले आते हैं। अगर आपने बघेलखंड को पढ़ा है और बघेलखंड के जिले पता है, तो आपका यहां सही हो जाता। नेक्स्ट हम आते हैं, एक ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील, इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छुपे हैं कि गोंड एवं भील 2 पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किस जनजाति की है, मतलब कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर की वो पूछ रहा है, तो तीसरे नंबर की ये है। ठीक, ये प्रश्न पूछे गए। तो 3 क्वेश्चन, मतलब अगर हम ये वाला पेपर दे रहे होते, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो, और हमने पहले पुराने पेपर इस साल के लगाए हुए होते, तो ये डेफिनेटली ये प्रश्न
उन उन स्टूडेंट का, उन अभ्यर्थियों का सही हो जाता। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं है? ये प्रश्न मुझे नहीं मिला इन 10 क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हो सकता है संभवतः रिपीट हुआ हो या ना भी हुआ हो। ठीक है, 10 से 20%, 15% ऐसे प्रश्न आएंगे जो रिपीट नहीं होंगे या हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आती है। ठीक, तो ये बैतूल है इसका आंसर। अब यहां आप लोग पढ़ लो, यहां क्या क्या पढ़ लो, अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए 89 ब्लॉक हैं। ठीक, ये कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सी अनुसूची है, कौन से प्रावधान है, कोई सा अधिनियम है। अब यहां आप इसको पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपके भविष्य में जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये है इसके, है ना, बैतूल नहीं है तो झाबुआ, मंडला, डिंडोरी मध्य प्रदेश की पूर्णता, ये आप और भी पढ़ लेना। ठीक, अब वन अधिकार, ये मैं मेरे पिछले वीडियोस में कितनी बार इसको पढ़ा चुका हूं। इस साल ये प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, मतलब अति का आया है। ठीक, अभी मैंने कुछ तो इनकी फोटोज डाले नहीं है, नहीं तो ये पूरा भर जाता। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन क्या है इसका उत्तर। 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर तक का क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन सामान्यता अधिनियम कौन सा है, 2006, ये भी प्रश्न आएगा, के तहत प्रावधान है। इसके तहत सामुदायिक कब्जे की 4 हेक्टेयर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो अधिकतम सीमा है, अधिकतम 4 हेक्टेयर। ठीक, अब देखो वन अधिकार अधिनियम से रिलेटेड पहला प्रश्न, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिसूचित हुआ, तो ये एफएसओ फूड सिक्योरिटी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा में 39 नंबर पे प्रश्न आया है, ए सेट में, ये भी देख लेना आप। ठीक, दूसरा हम आएंगे कि वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य, यहां पूछा है उद्देश्य। ठीक है, अगर आपने इस परीक्षा में इसको पढ़ लिया होता तो इसमें भी सही हो जाता और इसमें भी सही हो जाता, अगर आपने इसमें पढ़ लिया होता तो इसमें सही हो जाता। अब यहां अभी भी आपको मैं क्या सचेत कर रहा हूं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रावधान पढ़ लीजिए, संभावना है कि अन्य एग्जाम्स में ये प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी के अधिकारों को मान्यता देने हेतु ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये यहां जब सॉल्व कर रहा था मैं तो एआरओ सहायक अनुसंधान में तो ये पूछा ही गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 और 43 ये पूछा गया है इतनी बार। ठीक है, मतलब कि 2 बार और आएगा अभी दो बार और रिपीट होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं, वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं। पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी 2024 और पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी 2024 में 2 बार प्रश्न आया है। ठीक है, 2006 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी शामिल नहीं है, तो ये वाली जिम्मेदारी शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये 2 लग जाएंगे, मतलब 1 और 3, तो ये व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र होता है और सामुदायिक वन अधिकार पत्र होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब और देखिए। ठीक, अब ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियोस में ये 244 एक को पूरा पढ़ाया है, पढ़ाया इन द सेंस जब मैं जनजाति संबंधित जो वीडियो बना रहा था कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो उसमें ये है संविधान के अनुच्छेद 244 एक के तहत किस अनुसूची में राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र। अब एक एक्चुअल में हम देखा जाए तो जो पहले अनुसूचित जिला पूछा है कि पूर्ण रूप से अनुसूचित जिला कौन सा नहीं है, तो वो इसका पार्ट है ना, वहां से रिलेट करो। इसका मतलब कौन से टॉपिक जो इस बार मुख्य धारा में है, कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हैं, किन से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो ये हमको इंडिकेट करती हैं। तो इसी तरीके से हम क्या सर्च करेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, किससे प्रश्न आने की संभावना अधिक है। ठीक है, ये आता है, ये 5वीं अनुसूची एक्चुअल में। अब हमको क्या करना चाहिए, ऑप्शन में अगर हमको 4 अनुसूची ऐसे ही है तो आप चारों तो ये पढ़ लो, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमारी 4 अनुसूची तैयार हो जाएंगी। और इसको 5वीं अनुसूची को आप ज्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए, ये दोनों को थोड़ा आप कंपेयर करके पढ़ लीजिए। ऐसे करके आपको पढ़ना है और पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, मतलब 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। देखो एक आजकल जो तरीका है
स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। एक तो किसी भी व्यक्ति को गधा हमाली करने वाले लोग नहीं चाहिए। अधिकारी बनने हैं, आपको कोई अच्छी जॉब लेनी है, तो सरकार को भी और कोई इंस्टीट्यूशन को गधा हमाली करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क करने वाला। आप ये सोचकर पढ़ाई किया करो कि अगर आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करने होते तो आप उसमें कौन कौन सी क्वालिटी तलाश करोगे। तो वही क्वालिटी ये एग्जाम्स अपने अंदर भी चाहती हैं कि आप स्मार्ट वर्क करें। पूरी किताब पढ़ने में, पूरा ब्रह्मांड छानने के चक्कर में, ज्ञाता बनने के चक्कर में मत रहो। पेपर में लिखा रहता है जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान। इसका मतलब है कि वो विशिष्ट ज्ञान की मांग नहीं करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? विशेषज्ञ बनने के लिए इतना पढ़ डालते हैं एक सब्जेक्ट को, और जिस सब्जेक्ट से पेपर आ रहे होते हैं वो छूट जाता है। तो हमको क्या करना है? जितना हमारा एग्जाम डिमांड करता है हमको उतना ही पढ़ना चाहिए और उसी हिसाब के हमको तैयारी करनी चाहिए। मान लीजिए कि 2017 से लेकर अभी तक के एमपीपीएससी ने पूरे क्वेश्चन पेपर और आंसर की उसकी वेबसाइट पे डाल रखी है। इसका मतलब एमपीपीएससी चाहता है कि यहां से पढ़ो, हम दे रहे हैं मटेरियल, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड करके आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। ये ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, इसमें देखिए, इसमें कहाँ रिपीट? 5वीं अनुसूची है। अनुसूची शासन, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, इनको छोड़कर मतलब अब ये कौन सी अनुसूची में, ये देख लेना। ये संभवतः 6वीं अनुसूची में होंगे। ये किस अनुसूची में, वो भी देख लेना। को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान हैं, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। मतलब 5वीं अनुसूची के अनुसार आर्टिकल 244 के 1 के अनुसार मध्य प्रदेश में या अन्य प्रदेश में, इन प्रदेशों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए ये रहता है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है भाई? देखो, अनुसूचित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किसके लिए? तो 338 काय से संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और 338 की जगह ए हो जाता तो ये काय से संबंध हो जाता? जनजाति से संबंधित हो जाता। ऐसे करके हमको पढ़ना चाहिए, ठीक। ये एक और प्रश्न पूछा, ये एमपीपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज, जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है 2021 में पूछा गया है। ये डेंटल सर्जन 2024 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची पूछ ली है ना उसने, के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये वाली चीज नहीं है। अब आपको समझ में धीरे धीरे करके, मुझसे जैसे जैसे आप जुड़ोगे, जैसे जैसे जानोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा कि ना आपको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, ना कोई गाइड उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है पढ़ाने वाले की, ना कोचिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इतना सेल्फ में पढ़ने लग जाओगे कि आप पर्याप्त हो जाओगे और आप सिलेक्ट करने लग जाओगे कि कितने टॉपिक मुझे ज़्यादा पढ़ना है और इन टॉपिक्स में भी कौन से प्रश्न आने की संभावना है। ये मेरा उद्देश्य भी यही है। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत वीडियोस बनाऊं, हर एक चीज़ को पढ़ाऊं। मेरा उद्देश्य है कि आप खुद ही सीख जाएं। जैसे कुछ कुछ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका प्रीलिम्स निकलता है, बाकी के एग्ज़ाम निकलते हैं। अब ये मज़ेदार बात यह है कि कल मैंने एक प्रश्न पूछा और आज सेट का एग्जाम था, उसमें आ गया। और कल मैं 3 जगह पूछा मैंने वो प्रश्न कि यार ये प्रश्न है एमपीपीएससी के सिविल सर्विस में 12, 13, 14 में कब आया है मेरे को याद नहीं आ रहा, और इसी की तैयारी मैंने कहा पूछा जरूर है क्योंकि दिया है, मुझे याद था। ऐसे 2-3 प्रश्न थे, तो एक उसमें आज सेट के में भी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। अब देखो, 2 पहले 2 फिर ये आ गए, ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, आपको बता रहा हूं मैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, पेशा, ठीक है। अब पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम कैसे संबंधित है भाई? ये ये पेशा अधिनियम का ये गलत डाल दिया क्या इसने? ये गलत डल गया है। पेशा अधिनियम का आगे प्रश्न आएगा, पर ये है संविधान की 5वीं, ये देखो फिर 5वीं अनुसूची पूछ रहा है वो कि उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन, ये किया गया है। मतलब यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं इस साल,
2025 में जो 24 के पेपर हैं 25 के पेपर हैं उनमें ये इंपोर्टेंट है, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी 2024 का जो पेपर होगा उसमें। ठीक, अब ये खाली स्लाइड है। बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार बिदरी, इंपोर्टेंट है, टफ प्रश्न भी है, लो टफ है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि बैगा जनजाति के बाकी के तो हमने पढ़े थे, पर ये थोड़ा सा पढ़ने में कम आता है। और क्या पूछा है, कब बनाया जाता है, ठीक है, टफ है, बिल्कुल टफ है। अगर आपने इसी साल के पेपर लगाए होते और पिछले संडे में एक सेकंड हाँ एक हाँ 10 कौन अग्रवाल जी? उससे नहीं, मैं बात कर लूंगा अभी, है ना, लगाता हूँ तुमको। हाँ हम कहाँ थे, बिदरी। अब देखो जिसने पुराने पेपर लगाए हो उसके लिए कैसे सरल बनेगा। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध है कृषि उत्सव से। कृषि उत्सव मुख्यतः कब मनाए जाते हैं, चैत बैसाख जेठ अषाढ़, अषाढ़ तक नहीं जाते हैं, या तो फागुन, अभी होली है तो अपने होली मनने वाला है, होली फागुन में, चैत में पूर्णिमा, है ना, गुड़ी की पड़वा, और चैती पुनय आपका, फिर उधर कुंवार का तक अघन, उधर उधर फसल आती है तब। तो ये देखो ये कृषि उत्सव है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। जेठ अषाढ़ माघ फागुन कार्तिक अगन, पहली बात तो आपको ये महीने पता होना चाहिए, जेठ अषाढ़, ये जेठ अषाढ़ में मनता है। कैसे, ये मैंने लिख रखा है, जब ये पेपर में सॉल्व करा रहा था तब मैंने एक किया गौंड बैगा कोरकू खरीफ फसलों की बौनी। जब किसी ने पूछा भी था कि सर ये बौनी क्या होता है ना, बौनी मतलब फसल को बोया जाता है, वो बौनी कहते हैं। बौनी के से पहले किसकी पूजा करते हैं, ठाकुर देव की। ये आपका आया हुआ प्रश्न। एफएसओ फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पेपर, अगर जिस भी ये आईटीआई के लिए प्राचार्य जो संचालक की परीक्षा थी उसके लिए एग्जाम देने जाने से पहले ये पढ़ लेता बंदा तो क्या होता, उसका ये प्रश्न सही हो जाता। बिदरी, तो मैं बार बार ये अभी भी मैं बता रहा हूँ भाई, जो अभी भी लगा लो, अभी भी आज भी सेट का पेपर था, ये मैं सॉल्व करवाऊंगा जीएस के क्वेश्चन, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट मिलने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ ये यही मिला था। बिदरी क्या है, बैगा जनजाति का एक महत्वपूर्ण कृषि पर्व है। यह त्योहार मुख्य रूप से फसल की बुआई के समय यानी जेठ अषाढ़ जून जुलाई के महीनों में मनाया जाता है। अब आपको हिंदी महीने भी पता होना चाहिए, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगन पूस माघ फागुन, ये फागुन चल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिवेशन के लिए गण पूर्ति 1/10 होना चाहिए या मिनिमम 10। मध्य प्रदेश में 230 है, उस हिसाब से आप कर लेना, तो लगभग ये आ जाएगा 230 इंटू 1/10 तो 23। अब यहां क्या है कि मिनिमम 10 या ये जो भी अधिक होगा उसको कोरम माना जाएगा। ये प्रश्न मुझे इन 10 पेपर में नहीं मिला, पर मेरी मेमोरी में ये प्रश्न पूछा गया है, 2015 से पहले कोई एग्जाम हुई होगी उसमें पूछा गया होगा ये। ठीक है, अनुच्छेद ये कर लें, अगली बार हो सकता है कि ये अनुच्छेद पूछ ले वो, फिर आप बोलोगे कि यार सर पेपर आप तो कह रहे थे कि रिपीट होता है, तो यही रिपीट है, विवरण आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के दूसरे मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया है। दूसरे मुख्य सचिव इसलिए इंपोर्टेंट है, आरसीबीपी नरोन्ना है। ठीक है, आरसीबीपी नरोन्ना एकेडमी भोपाल में है, जहां पे प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। मैं वहां पे ट्रेनिंग कर चुके हम लोग। तो 2012 में ये प्रश्न आया था कि आरसीबीपी नरोन्ना एकेडमी कहाँ स्थित है। ठीक, भोपाल में, नागपुर में, ऐसे कुछ ऑप्शन आए थे। आप 2012 या 13 का पेपर सिविल सर्विसेज का उठा के देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। मेरी मेमोरी, मुझे याद रहता है लंबे टाइम तक, मैं पेपर ऐसे लगाता हूँ, पेपर देता हूँ जब भी, और पेपर सॉल्व करता हूँ तब भी, कि वो याद रहे कि कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो क्या, एक तो आपका मेमोरी टेस्ट हो रहा है इस टाइप से आप जब पढ़ना शुरू करोगे, दूसरा क्या होगा कि आपको पेपर लगाने का हुनर होगा। ठीक है, तो इसलिए इनका पूछा गया है।
नरोन्ना एकेडमी इन्हीं के नाम पे, इनके बारे में डिटेल ही पढ़ सकते हो, हमने तो वहां पढ़ा है। शानदार व्यक्ति। इनसे संबंधित, मुख्य सचिव से संबंधित आपको मैं प्रश्न बता दूं कौन कौन से आ गए हैं। ये आए, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? ये रहे हैं, ये भी रहे हैं, इनका अभी अपन पढ़ ही रहे हैं, ये नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? ठीक है, तो नरोन्ना इसमें भी है, RS खन्ना, ये शर्मा तो रहे होंगे यार, ये क्या है, कामत रहे हैं, ये भी रहे हैं, और पी के नरोन्ना नहीं है ना, ये है, यहाँ देखो मात खा गया था मैं भी। इसकी सूची हम देखेंगे तो पी के नरोन्ना है, और यहाँ क्या है, RP नरोन्ना, समझ रहे हो? बड़ा, मैं तो नरोन्ना करके इसको सही ही मान लेता। ये देखो हम सूची अगर देखें तो कामत रहे हैं, पहला पूछा जाएगा तो कामत है, दूसरे पूछे जाएंगे तो RP नरोन्ना है, और यहाँ पी के नरोन्ना लिखा है। ठीक है, ये आप बाद में मेरे को बोलते कि यार क्या गलत सलत पढ़ा रहा है, सॉरी। ठीक है, ये नहीं रहे, मतलब ये रहे होंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे रहे MP श्रीवास्तव, चौथे नंबर पे रहे आरपी नरोन्ना 2 बार रहे हैं, आरपी नायक रहे हैं, पांचवें नंबर पे RP नरोन्ना दोबारा बने हैं, MS चौधरी रहे हैं, SC वर्मा रहे हैं, KL पसरीचा रहे हैं, BK दुबे रहे हैं, श्री जी जगपति रहे हैं, श्री बीरबल रहे हैं, ब्रह्मस्वरूप रहे हैं, आचार्य रहे हैं, MS देव सिंह रहे हैं, RN चोपड़ा रहे हैं, और RS खन्ना रहे हैं। RS खन्ना मतलब ये भाई साहब रहे हैं। ठीक है, और ये भी रहे हैं RS खन्ना, मतलब कि ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो ये SK शर्मा नहीं रहे होंगे। ठीक है, सेठी, बेहार, शर्मा, मल्होत्रा, साहब और विजय सिंह, सैनी, अवनी वैश्य, परशुराम, परशुराम से जेसी डिसूजा, एंटोनी डिसूजा। तो यहां से मुझे याद है फिर ये बस बीपी सिंह मोहंती, गोपाल रेड्डी, इकबाल सिंह बैस, इतने आपके ये पूरी सूची एक बार नजर में मार लो, क्योंकि ये जो प्रश्न आता है ना कौन नहीं रहे हैं, तब थोड़ा सा हमको टफ लगता है। तो आपके सारे राज्यपाल, सारे मुख्य सचिव, सारे विधानसभा अध्यक्ष, सारे CM एक सूची अपने दीवार पे चिपका लो, उनको रोज देखो, टाइम पीरियड देखो, विधानसभा कार्यकाल, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ये MPPSC सिविल सर्विसेज 2018 में आया है, ये खनिज अधिकारी 2024 में आया है, और ये रिपीट ही हुआ है। ठीक, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति, यहां से एक प्रश्न और आया है जो मुझे एक्चुअल इन पेपर्स में नहीं मिला, इसमें कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और मैं बता रहा हूं कि फिर से पूछने की संभावना बनेगी और आएगा। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, और ये कौन है, श्रीमती निर्मला बुच, इनसे मैं मिल चुका हूं, भोपाल में बहुत शानदार लेडी हैं। इनका इसलिए भी पूछा जाता है कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन संभवतः जो चंबल की बागी को जो समझौता हुआ था उस समय इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप चाहो तो अभी आप गूगल करके भी देख सकते हो। निर्मला बुच का टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूं, आप भी देख लेना। निर्मला बुच 2 सितंबर 1991 से 93 तक रही हैं। ठीक, इंपोर्टेंट है, 1991 से 93 ये इनका कार्यकाल रहा है, 1991 से 1993, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि मैं PYQ लगा रहा हूँ, पुराने पेपर में पूछा गया होगा, ऐसा करके ये प्रश्न यहां से आ चुके हैं। ठीक, हाँ, योजना समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रावधान कौन कर सकती है, राज्य विधानसभा। ये प्रश्न मध्य प्रदेश, ये MPPSC यानी सिविल सर्विसेज 2018 में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो 95 में। अब देखो यहां से एक बार और आया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये प्रश्न वो देखा है, तो ये भी आप देखोगे तो एक डब्बा और बन जाता है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग,
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मध्य प्रदेश में। ये दोनों सही हैं, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, दोनों सही हैं। इससे रिलेटेड अभी इसमें आपको फोटो नहीं दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है ऐसे ही, 1 2 3 कुछ ऑप्शन थे और उसमें ये था कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं, पूछा गया है। आप 2012 13 14 आई थिंक 15 भी हो सकता है, पर इस बीच में पूछा गया है ये प्रश्न, कंफर्म पूछा गया है, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, इनको आप याद कर लें, यहाँ देना चाहिए था सूची, कोई बात नहीं, आप सर्च करके इसको तैयार कर लेना, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी पूछा जा चुका है अधिनियमित कब हुआ, और ये भी पूछा जा चुका है कि गठन कब हुआ। 3 प्रश्न यहां से बने हैं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 10 पेपर इस साल के लिए हैं और 5 साल के 21 तक के सिविल सर्विसेज के पेपर लिए हैं। उनमें से हमसे स्किप हो जाता है, क्योंकि कुछ मैं करता हूं, कुछ फुरकान सर करते हैं, कुछ आरिफ सर, कभी तो हमसे एक आदमी हो सकता है, पर आप ये ध्यान रखें मेरे जहन में है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्र। देखो ये है पेशा अधिनियम, ये पेशा अधिनियम का एक प्रश्न उधर चला गया था, कोई बात नहीं, यहाँ भरमार पड़िए, ठीक है। विस्तार अधिनियम 2022 किस तिथि से लागू किया गया, ठीक, तो ये 15 नवंबर 2022 से लागू मध्य प्रदेश में किया गया है। अब देखो इसकी भरमार है साहब, पेशा एक्ट, जनजातीय गौरव दिवस, तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को, एक प्रश्न आपका ये, और लागू किया गया। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति, ये महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहडोल जिले में एक कार्यक्रम हुआ था। तो अगला प्रश्न हमसे जिला पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शहडोल जिला हो जाएगा। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा गया है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या है, पेशा अधिनियम संविधान के इसका भाग 9 के ए, तो भाग 9 के ए का नहीं है, 9 का ही पार्ट है। यह पंचायतों से संबंधित है, बिल्कुल है। यह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, बिल्कुल सही है। यह स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है, ये भी सही है, यानी कि बी सी डी 3 सही है, ये गलत है, भाग 9 एक नहीं है, भाग 9 अकेला है, ठीक। और दूसरा फिर प्रश्न पूछा गया है, देखो 15 जनवरी शेड्यूल, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को डैश की उपस्थिति में अधिसूचित किया मध्य प्रदेश में। तो राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। ये प्रश्न मैं आपको लगवा चुका हूं, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पेशा एक्ट से संबंधित प्रश्न मुझे लगता है कि आने की बहुत संभावना है, इसको आप तैयार कर लेना। और प्रश्न की बात करें तो फिर एक और आया है सिविल इंजीनियरिंग में, पेशा अधिनियम 1996 के ये स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण का अनुच्छेद भी पूछेगा आपसे कि अनुच्छेद क्या है, तो यहाँ पे अब वो एक पुराना प्रश्न और है इसमें, तो वो आप लोग देख लेना, आपको मैं बताऊंगा तो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये पूछा है, काय में पूछा है, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी का 93 क्वेश्चन नंबर है। और भी पूछा है, डेंटल में पूछा है, दंत सिविल इंजीनियरिंग में एक ये कोई पेपर है, उसमें ऐसे करके बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अपन कहाँ थे, पेशा एक्ट क्वेश्चन नंबर 10 इसमें थे अपन, ठीक। तो ये पूछा गया, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा पेशा अधिनियम के बाद ये आ गया भाई लिस्ट। ये मैंने बिल्कुल इनके क्वेश्चन छांटे ही नहीं है, अभी इनके प्रश्न ही नहीं छांटे, क्योंकि ये फुरकान सर बताएंगे ये साइंस एंड टेक और कंप्यूटर के प्रश्न कितने रिपीट हुए, ये इसमें मैं ना बता के इनको मैं आंसर बता के आपको, आप पढ़ लो, आंसर कर लो, नेक्स्ट पेपर में आपको काम आएंगे, ठीक। ये है लिस्प है, जॉन मैकार्थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम, ये फुरकान सर ने एक वीडियो बनाया, उसमें पूरा अच्छे समझाया उन्होंने। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस प्रमुख घटक का उपयोग किया, तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का मुख्य तत्व नहीं है,
ये प्रश्न पूछा गया है, ये एमपीपीएससी में फेस कर चुका हूं मैं। एनक्रिप्शन नेक्स्ट है, की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करना विवरण, ठीक है। नेक्स्ट है सीए डिजिटल हस्ताक्षर, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी करती है जब ये होता है आईटी अधिनियम, यही प्रश्न है वो। ये मुझे याद आ रहा था कि कल मैं जब ये पेपर की तैयारी कर रहा था कि आपको क्या क्या बताऊंगा, तो मैंने एक पूछा एक से कि यार आईटी एक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कि 12, 13 में, 14 में, 15 में कब पूछा है। ये पूछा है कि आईटी अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, और वो उसका आज पेपर भी था, वो पेपर में आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा है। अब देखो यहाँ से फिर मैंने ये ढूंढा, ये वाला, ये सेम आज के उसके सेट के पेपर में देखना, मैं आपको बता भी देता हूँ, मोबाइल पे तो हो गई होगा। ये पूछा है 113 नंबर के, 113 नंबर प्रश्न है इसका, सोशियोलॉजी का था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ऐसा करके पूछा है, और ये एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां भी पूछा है, ये काय में पूछा है, एपी में असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। आईटी अधिनियम में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी है, ऐसा करके प्रश्न बनते हैं, रिपीट होते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपके 80 नंबर आ जाएंगे। झिंझरी के प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, ये रिपीट मुझे ये 10 पेपर में नहीं मिला है, और ना ही एमपीपीएससी के 21 तक में मिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कटनी में है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं कटनी। झिंझरी कटनी जिले में एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है, यहाँ के चूना पत्थर चट्टानों की ऐसा करके कुछ है, ठीक है। कलचुरी संबत, ये टफ प्रश्न बता, ये जो प्रश्न है ये एक्चुअल में टफ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, पर फिर भी क्या है, इनको पढ़ना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जब हम पुराने पेपर लगाते हैं तो उसमें दिख जाते हैं। ये देखो, अगर हमको प्रश्न आया मालवा संबत, ये एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है ये, और वो क्या पूछ रहा है, कलचुरी संबत, एक स्टेप आगे बढ़ गया है वो। इसका मतलब है कि जब हम ये प्रश्न लगाएं तो हमको क्या करना चाहिए, इसका डिटेल पढ़ना ही चाहिए, जैसा मैं बताता हूं, कब लगाया, किस शासक ने बनाया, क्या कार्यकाल था, क्या उसकी कुछ विशेषताएं थी, कहां कहां लागू हुआ। तो ये कलचुरी संबत से एक प्रश्न है। कलचुरी नरेश से संबंधित एक प्रश्न आया है, कर्णदेव के संबंध में कौन सा, उसने हूण राजकुमारी अवल्ला देवी से विवाह किया, ये प्रश्न भी आ सकता है भाई, कलचुरी से संबंधित थोड़ा बहुत पढ़ लो। पर ये तो सेम प्रश्न है ना, यहां इसने ये पूछ लिया, कितना है। तो मेरा मतलब है कि जब भी आप कोई प्रश्न पत्र लगाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ, और उसको सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये मेरे सब्जेक्ट के इस यूनिट से मिलता जुलता है। ये प्रश्न अगर पूछा गया है तो आगे संभावना ये बनती है कि वो ये पूछ सकता है, ठीक है। ये डेंटल सर्जन 2014 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक, डेंटल सर्जन 2014, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लो भाई साहब, किस कलचुरी शासक को उज्जैनी का भुजंग, ये मैंने निकाल लिए कलचुरी से, पर आप संबत तक भी रहते तो कलचुरी के बाद में भी पढ़ सकते थे। तो युवराज प्रथम, ये राजशेखर की कोई बुक है उसमें मिलता है, कुछ कुछ जगह आपको ये भी मिलेगा, पर आंसर की अभी आई नहीं है इसकी। आंसर की में क्या मान्यता दी जाती है एमपीपीएससी द्वारा, उसको मानेंगे, लेकिन मैं इसको मानूंगा, ये चूंकि राजशेखर की बुक है कोई, उसमें यही दिया है, ठीक है। परिवहन उपनिरीक्षक 2025 में पूछा है। आभीर संबत, एक संबत और पूछा है, किसने प्रारंभ किया, तो ईश्वर सेन ने, ठीक है। ये काय में पूछी है, सहायक अनुसंधान अधिकारी, ठीक है। राजशेखर ने अपनी पुस्तक ये लिखा है, ठीक है, विद्सल भंजिका में युवराज प्रथम का उज्जैनी भुजंग के की उपाधि दी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होगा दोबारा, ये प्रश्न रिपीट होगा, किस कलचुरी शासक को, ये लो रिपीट हो ही गया होगा क्या, ये यूएसपी पेपर पे लिखा है। ये परीक्षा कौन सी है पता नहीं काय के लिए हुई थी,
यूएसपी लिखा है उस पे, तो आप उसको देख लेना। कोई सी एक परीक्षा तो है जिसपे मैं ढूंढ नहीं पाया उसके आंसर की, तो मुझे पता नहीं है। ये अभी 2025 का है, इसमें भी पूछा गया है, इसमें भी यही है। अब देखो, मतलब रिपीटेशन का आप वो देखिए कि ऑप्शन तक चेंज नहीं किए हैं। आप समझो चीज को। ए और सेम, किस कल्चुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है, सेम, मतलब लाइन भी चेंज नहीं की है बंदे ने। एक चीज लाइन बंद करना तो ठीक है, क्वेश्चन का सरल क्रमांक भी चेंज नहीं है उसमें। तो आप सोच सकते हो कि मैं देख लूं या नहीं, है भी कि नहीं है। एक कौन सा है, परिवहन उप निरीक्षक का क्वेश्चन नंबर 33। भाई ये है भी कि नहीं, मैं गलत तो नहीं दे दिया। लालटेन स्टडी की टीम 33 नंबर पे, नहीं यार इन्हें गलत दे दिया। परिवहन उप निरीक्षक, इसमें तो 2025, यही 25 है। 36 नंबर का प्रश्न है इसमें, आभीर संबंध। ये तो मैंने कहा इतना ब्लंडर कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, ये सहायक अनुसंधान अधिकारी है। तो ये प्रश्न है, ये हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई। मिस्टेक तो नहीं है यार, ये प्रश्न आया हुआ है ये भी। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये प्रश्न रिपीट नहीं है। उच्चकल्प वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो ये है सतना में था। ये आप डिटेल में पढ़ लेना थोड़ा सा। नरवर के यजपाल राजवंश का संस्थापक कौन था? चाहड़ होगा, हमारे बगल में ही है शिवपुरी नरवर। ठीक है, ये शिवपुरी के निकट नरवर है और ये चाहड़ देव ने किया था, ये हमारा पढ़ा हुआ था। रानी दुर्गावती ने किस संत से दीक्षा ली? अब यहाँ संत पूछा है, अब रानी दुर्गावती से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये देखो। मतलब ये रानी दुर्गावती से, जब भी रानी दुर्गावती का प्रश्न आता हमको सारा डिटेल पढ़ लेना चाहिए। संत विठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली, ये पूछा गया एक बार। किस जनजाति से थी? तो गोंड से थी। इनके पिता यानी मायके की जाति क्या थी? तो चंदेल शासकों के परिवार में थी। किस जनजाति से थी? रिपीट ये है, और एक वो है परिवहन उपनिरीक्षक में। ठीक, ये भी सेम, अलग अलग है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो ये गोंडवाना, ये भी विश्व प्रसिद्ध क्वेश्चन है, एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज 2015। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, खपड़ी पानी पहाड़ मुख्य रूप से किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये बॉक्साइट होना चाहिए। अब ये खपड़ी खपड़ी पानी से आप पूरा याद कर लो कहाँ है क्या है। ये अनूपपुर, जहां तक मुझे पता है अनूपपुर के अमरकंटक क्षेत्र में है, बाकी आप लोग सर्च भी कर लेना। यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट भंडार के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट काय का और है तो एल्यूमिनियम का। मध्य प्रदेश बॉक्साइट से रिलेटेड प्रश्न आया है कि कौन सा उत्पादक नहीं है बॉक्साइट का? तो झाबुआ नहीं है, मंडला, शहडोल, अनूपपुर है। ठीक है, डेंटल सर्जन में आया है। मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो शहडोल है। सहायक पंजीयक 2024 में आया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम, मध्य प्रदेश के किन जिलों में सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी है? ठीक है, तो ये आपको मैग्नीज पेटी के बालाघाट और छिंदवाड़ा में, भरबेली वगैरह जो खदान है आप सभी को पता है। यहां से रिलेटेड क्या प्रश्न आया कि जिले में मुख्यतः मैग्नीज अयस्क पाया जाता है? ऊपर बालाघाट, ये देखो डेंटल सर्जन, क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन त्रिउड़ी का क्षेत्र आता है, ये इंपोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। सहायक अनुसंधान अधिकारी 2024 एआरओ जिसके पेपर पे लिखा होगा, ये आया है बालाघाट में। ठीक है, तो यहां से देखो प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक तापीय विद्युत, अब मतलब तापीय विद्युत केंद्र है? ये कई बार पूछा जा चुका है भाई, कई बार। अभी मैंने पिछले पेपर्स में ही बताया था, एमपीपीएससी में भी मैंने 17-18 का कोई एग्जाम तो दिया था कोई ना कोई, तब मैं इस प्रश्न को फेस कर चुका हूं। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ पे है? शहडोल में। ये शायद मैंने अभी बताया था। अब इसमें, हाँ इसमें ये बहुत मजेदार प्रश्न आए हैं अभी। ये अभी हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये कौन सी है? पीटीई 2025 करके है। ये चूंकि अनूपपुर में आना चाहिए। ये देखो, खनिज अधिकारी सहायक पंजीयक वर्तमान में अनूपपुर जिले में है,
जो पहले शहडोल का हिस्सा था अमरकंटक तापीय सिंचाई केंद्र सिंचाई में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से शहडोल जिले में था, लेकिन 2003 अनूपपुर में आ गया है। तो सतपुड़ा तापीय मतलब हम दूसरा तापीय विद्युत केंद्र आ गया भाई, तो कहाँ, सारणी में है। ये खनिज अधिकारी 2024। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में है स्थित है, तो ये शहडोल में है, और ये सहायक पंजीयक 2014 में ये 2024 में आया है। अब देखो एक मैं अच्छी चीज बताता हूं। ये पेपर है सेम 2024 का, ये पेपर है 2025 का। सेम पेपर है, सेम एग्जाम के दो पेपर है। अब देखना, मैं 2024 के पेपर को देखता हूं, इसको आगे देख लें। फिर देखो सारणी विद्युत केंद्र कहाँ है, उधर पूछा था, फिर रिपीट हो गया। ठीक है, ठीक, बैतूल में आ जाएगा ये। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है, पाथाखेड़ा, ये रिपीट हो जाएगा। पाथाखेड़ा देखना, यहां से भी आएंगे प्रश्न। फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल, ये एमपीपीएससी में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 12 से लेकर 20 के बीच में पूछा गया होगा संभवतः। ये खंडवा में है, ओ 12 नहीं 15 भी हो सकता है वो। अब देखो अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के संबंध में ये कूट दिए गए हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में। ठीक है, और हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो आप ये देखना इसमें कि ये पिछले साल का पेपर है। पिछले 24 में पेशा का अधिनियम का 3 नंबर पे है, 24 में वो उधर रिपीट हो गया 10 नंबर पे। ठीक, नेक्स्ट आपका रिपीट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने चालू है, तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 36 पूछ लिया उसने। फिर गादली ये नहीं आया, ठीक है। फिर आपका जनगणना से पूछा है, जनगणना के तो बहुत सारे आते हैं, बताऊंगा ही नहीं। अब देखो ये एक ही पेज है 2024 का। ठीक, मैं रिपीटेशन का बता रहा हूं, आप खुद समझो मैं आपको किस दिशा में ले जाना चाहता हूं और मैं आपसे क्या चाहता हूं। ये भी एक ही पेज है। ये कौन सा पेज है, 2025 का, शायद आपको ना दिख रहा हो, अब देख लो। ठीक है, देखना, एक ये पेज है, आप निकाल लेना दोनों, पीटीई 2024 और पीटीई 2025। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमाशा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। 2024 में पूछा है, आंसर है टोंस। इसमें 2025 में पूछ रहा है ये, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमाश कुंड नामक जलाशय से निकलती है। अंतर क्या है, सिर्फ तमाश कुंड में उसने बीच में एक स्पेस दे दिया। ठीक है, जूम करके आप देख लेना, ये दोनों दिख जाएंगे। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न मैं बता रहा हूं इसी में कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है। अब नालिका अपरदन क्वेश्चन नंबर 24 में है, ये 2024 का है। ठीक है, और ये 2025 का बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर आप देखिए 33, ये सेम। ठीक, फिर मैं आपको बता रहा हूं अगला प्रश्न, सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना किन दो जिलों के लिए है, ये इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ोगे आप इसमें, 25। माही परियोजना के से किन जिलों में सिंचाई एवं जल आपूर्ति होती है, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लीजिए जूम करके। ठीक, फिर अभी तो और रुको, अभी खत्म नहीं हुआ कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में उपस्थित है, बी महादेव श्रेणी। और इसमें भी बी महादेव श्रेणी। ऑप्शन इसमें हाँ ठीक है, ऑप्शन थोड़े चेंज किए हैं इसमें। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है महादेव श्रेणी के बाद, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है, ये क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर यहां क्या पूछ रहा है, वो ताप्ती नदी का। ठीक है,
ये 32 में टॉस का पूछा है इसने। ठीक है, अब फिर ये पूछ रहा है अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लिया। अब आप देखिए इसमें अमरकंटक का कौन सा है 23, इधर जाइए आप, ये 23 में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र है, जूम करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट जिला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें दिया है 21। बॉक्साइट से संबंधित पूछा खपड़ी पानी। तो ऐसे करके प्रश्न एक ही पेपर है, एक 2025 का है, एक 2024 का है, और ये मैंने सिर्फ एक पेज के बताए ना आपको। अब आप खुद समझिए कि बाकी की पेजेस आएंगे तो क्या होगा। चलिए खैर छोड़ते हैं, इधर आते हैं अपन। फिर देखो इसमें इन्होंने दिए ही नहीं पूरे, फोटो ही नहीं दिए, फोटो पूरे देना चाहिए भाई। मध्य प्रदेश के किस जिले में पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है, 24, इसका देखते हैं, बैतूल में है पाथरखेड़ा। अब ये देखो पाथरखेड़ा, इसमें भी पूछा होगा। यार इसमें देख, ऐसे देखना, मतलब ऐसे आप पढ़ोगे, ये आपको नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, हम आते हैं सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, ये पूछा गया है। तो कहाँ से, पाथाखेड़ा, एक बार ये रिपीट हुआ है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बैतूल में, खनिज अधिकारी 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जन घनत्व पूछा है, सबको पता है। नेक्स्ट चलते हैं, आंसर 336 देख लेना। अब यहां से भरमार प्रश्न आते हैं, मैं पूरे पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित 2000 उच्चतम ये बताना है, तो अनूपपुर, ये पढ़ लेना, इसको भी देख लेना, ये बहुत सारे हैं। एफएसओ फूड सिक्योरिटी, ये अभी आया है तो इस हिसाब से इंपोर्टेंट है। पश्चिमी क्षेत्र नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना का ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व। ठीक है, वहां जनघनत्व मध्य प्रदेश का पूछा था, या कम जनघनत्व पीटीई, यानी कि 2024 में वही सेम जो ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसी की 2000 पीटी 25 पिछली बार जो पेपर हुआ था उसका है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा है, सॉरी घनत्व नहीं, सबसे कम जनसंख्या, ये पशु चिकित्सक। फिर ये पूछा है 7 वर्ष की, ये सारे आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ष 2011 के आरोही क्रम में लिंगानुपात भिंड का सबसे कम है 837, मुरैना का 840, ग्वालियर का 864, दतिया का 873 और शिवपुरी का 877 है। तो ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट, मतलब जनसंख्या का जो जनगणना का जो फिर देखो भरमार पढ़िए। ये पूछा है आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो छठवा है। 2011 के अनुसार प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा में है। सर्वाधिक परसेंट की बात करें ग्रामीण की तो डिंडोरी में है। जनगणना 2000 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो ये एक पटवारी 2017 में ही पूछा है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम 4 जिले कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे। ठीक, ये आपके जनगणना से रिलेटेड और आए हैं अभी तो यार, नहीं बंद कर। 2016, 2018, 2017, इसका मतलब है जनगणना से प्रश्न आते ही आते हैं और भरमार आते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 सबसे कम जनघनत्व वाला है ये, इनके आंसर भी देख लेना आप लोग और पढ़ लेना इनको। भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, ये भी प्रश्न मैंने फाइट किया है, को एक मानसिक स्वास्थ्य किसने बनाया है, इसने बनाया है, अभिनव बिंद्रा ने। अब यहां से क्या है, आपको अभिनव बिंद्रा के बारे में पढ़ लेना चाहिए। 2008 में बीजिंग, बीजिंग कहाँ है, चीन में, बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, एकल स्वर्ण पदक, कायम है 100 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में। ठीक, एमपीपीएससी 2018 में अभिनव बिंद्रा को पूछ चुकी है। ठीक,
वर्ष 2025 के नोबेल नोबेल आप सारे के सारे पढ़ लीजिए करंट ईयर के, किस किस को नोबेल कौन कौन से मिले और नोबेल किस क्षेत्र में मिला है, किस सब्जेक्ट का किस क्षेत्र में मिला है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो वर्ष 2025 का नोबेल किसको मिला है, मचादो को, कोरिना मचादो। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, ये पूछा है शरीर विज्ञान औषधि में 2024 का किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इसमें दिया गया था, मतलब कि क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, ये आप पढ़ लेना। तो इसका मतलब सिर्फ ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या पूछा जा सकता है, नोबेल प्राइज किसको मिला है, वो किस देश का है और कौन सी फील्ड में उसको मिला है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स से अभी नया प्रश्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसमें प्रथम आया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बना है। तो इसमें जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने शामिल हुए हो उनके नाम हमको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, प्रथम ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से युवाओं को विश्व कौशल मार्गों से जोड़ने के लिए, ये बहुत ज्यादा प्रश्न अभी पहली बार आया, PM विकसित भारत रोजगार योजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा, यहां से प्रश्न बहुत आया है, 3-4 बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है। प्रारंभ किया गया है, तो रक्षक एक ऐप है वो किया गया है। ठीक है, रक्षक ऐप, ये 2 प्रश्न आ चुके हैं, राहवीर योजना करके पूछा है। सब पढ़ा कि अरे यहाँ क्यों दे दिया यार ये प्रश्न भाई, अच्छा ये गलत लिखा हो गया। ये वो महादेव चोटी है ना धूपगढ़, उसका रिपीट हुआ है महादेव श्रेणी। ठीक है, इसका कहाँ एक और पूछा है, राहवीर योजना एक जगह और पूछिए, ये डेंटल सर्जन में पूछा है। फिर ये है, फिर ये देखो मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं के दौरान सहायता के लिए राहवीर योजना मध्य प्रदेश ने लागू की है। परिवहन उप निरीक्षक 2025 मई 2025 में विकसित राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दौरान राहवीर योजना। एक और एग्जाम हुआ है, ये किसका हुआ, ये भी मध्य प्रदेश है। ठीक, अब देखना है कि ऑप्शन तक चेंज नहीं किए, प्रश्न भी उसी का नंबर का है, तो कई बार ऐसे करके रिपीट होते हैं प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये प्रश्न आ गया धूपगढ़, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये MPPSC के सिविल सर्विसेज में, व्यापम में, पटवारी में, सब में आ चुका है। ठीक है, ये महादेव श्रेणी पे है। अब ये देखो, ये पूछा गया इसकी ऊंचाई 52 होगी 1 मीटर, महादेव श्रेणी, खनिज अधिकारी, डेंटल सर्जन। ठीक है, फिर सतपुड़ा और महादेव, 2 आंसर है, जब क्योंकि सतपुड़ा के अंदर ही महादेव आती है, ये हम ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग मैकल पशु चिकित्सालय अधिकारी में आया है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में ये आपके कथन आए हैं, तो ये सिविल इंजीनियरिंग में आया है। ये 3 को छोड़ के बाकी के सब सही है, क्योंकि 1325 न होकर 1350 या 1352 मीटर मिलेगा। मध्य प्रदेश सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, तो वही महादेव, MPPSC सिविल सर्विसेज 2018 धूपगढ़ चोटी स्थित है वही। इनमें से सतपुड़ा मैकल, सतपुड़ा रेंज, ये 2025 सिविल सर्विसेज 15, ये ऐसे करके यहाँ से प्रश्न आते। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी से स्थित, तमासकुंड, देखो ये कह रहा हूं ना तमासकुंड, उसमें तमासकुंड का ये स्पेस अकेला दे दिया है, और यही पेपर 2024 का लगाओगे तो सेम प्रश्न मिल जाएगा आपको। ठीक, तो इसमें टॉस है, ये प्रश्न दिए हैं टॉस, सेम PTE 2024, यही PTE 25 लगा रहे हैं अपन, ये 24 है। ठीक है, सहायक पंजीयक में पूछा गया है ताप्ती नदी का उद्गम। ठीक, यानी कि हमको सारी नदियों के उद्गम स्थल पता होना चाहिए, और वो किस नदी में मिलती है ये भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र मृदा अपर्दन, ये मुख्य कारण अवनाली का है। फिर यहाँ पूछा गया है, यही PTE परीक्षा होगी एक, क्या ये इनमें से कोई होगी, ये खनिज अधिकारी की है, ये सेम अध्यारोपित प्रतिरूप वही होता है, अवनाली का अपर्दन सेम है। नेक्स्ट है आपका महाही परियोजना से किन जिलों में सिंचाई एवं जल आपूर्ति होती है, तो धार झाबुआ में। इससे भी ये भी रिपीट प्रश्न है, ये देखो सिंचाई आपूर्ति सहायक पंजीयक 2000 इसमें पूछा है, और ये कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी काटती है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, और PTE 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है, ये प्रश्न भी रिपीट है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्य भागीदार है, तो ये सिंचाई परियोजना से पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की अंतरजातीय परियोजना कौन सी है, तो बाणसागर है। ठीक है, और ये भी पूछा गया है कि बाणसागर कौन कौन सी राज्यों को लाभान्वित करती है, तो 4 के ऑप्शन में भी आया था, ये पूछा होगा वो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाणसागर। ठीक है, ये इस परीक्षा में
पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम वर्ष 2023-24 25 दौरान स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का वास्तविक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.05 होनी चाहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, ये पूछा गया है। उसी से मिलता जुलता प्रश्न, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति उद्देश्य 2023 तक सकल घरेलू इतने लाख करोड़ करने की रखा गया है, तो इतना रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2000 ये राजकोषीय घाटा इतना था। ठीक है, खनिज अधिकारी में पूछा गया है, या पढ़ लेना। और भी इससे रिलेटेड टॉपिक से है तो 23-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, ये इंपोर्टेंट प्रश्न पिछले साल ही पूछा गया है ना। मध्य प्रदेश जीएसडीपी के तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान इतना रहा है? तो व्यापार, होटल और इसका इतना सर्वाधिक रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी 2024 में पूछा गया है। 24-25 में मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है? तो प्राथमिक, द्वितीय जो भी है, आपको ये भी देखना है। इकोनॉमिक से प्राथमिक और तृतीयक है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न संभवतः नहीं पूछा गया है। रानी, ये प्रश्न मुझे नहीं मिला 10 पेपर में, रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन, लेकिन पूछा जरूर गया है कंफर्म, क्योंकि इसकी राशि मुझे जहां तक याद है कोदो कुटकी को प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा कुछ है, ये पूछा है। सारा पोर्टल है, ये प्रश्न पूछा है, रिपीट है। मेरे पास क्वेश्चन किस पेपर में याद नहीं आ रहा है, सारा पोर्टल है। मध्य प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ये इस साल अभी तक नहीं पूछा गया है, पार्क का विकास संस्था के माध्यम से। इंपोर्टेंट है, लेकिन सी जो क्वेश्चन आ चुका वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है यार, बहुत। सबसे पहले मैं एग्जाम देता था तब नीति आयोग बना था, तब प्रश्न आया था कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, तो उसका आंसर नीति आयोग था। अब देखते हैं, फ्रंट रनर रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसमें ये है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास इंडेक्स जारी कौन, ये 2023-24 के बाद लेटेस्ट अगर रिपोर्ट आई हो तो आप लोग देख लेना। एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के 2025 के पेपर में पूछा गया है कि इसमें सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था? 20 में इतना था, अब ये 67 हो गया है ना। एक और इसमें ये भी पूछा था, फ्रंट अचीवर ऐसा कुछ कैटेगरी में एमपी था, तब भी प्रश्न पूछा गया है। बहुआयामी पर गरीबियों की, ये अलीराजपुर रहा है इसमें, ये देख लेना आप लोग। फिर ये है कि एसडीजी, देखो कितने सारे प्रश्न आए इस टॉपिक से, कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार लक्ष्य ए में व्यक्ति फ्रंट रनर रहा है, वही। फिर है नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स, हाँ गौरव लगा रहा हूँ 10 मिनट से, हाँ 10 मिनट से लगा, हाँ ठीक है। तो ये है नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स, ये पढ़ लेना। ये है, ये सारे क्वेश्चन आपको लगा लेना चाहिए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ये पूरे इंडिकेटर्स दिए हमने, और ये पूछ सकता है वो कि समग्र अंक से कौन मैच कर रहा है, तो गरीबी उन्मूलन कर रहा है। हाईएस्ट का पूछा जा चुका है तो 90 है, 92 है ये। ठीक है, ऐसे करके आप देख लेना, 90 इसका है, 90 इसका है, ये आपको याद होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से आपको सारे के सारे लक्ष्य के अंक याद होना चाहिए। ये पूछेगा, वो क्रम पूछ लेगा कि सबसे कम सबसे ज्यादा किसका कितना, ऐसा कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। बादली नृत्य, ये प्रश्न मुझे रिपीटेशन में नहीं मिला, लेकिन इंपोर्टेंट है। ठीक, ये भारिया जनजाति का है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारियाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? बैगा जनजाति, विधवा स्त्री, लुकड़ी और धोती। ठीक है, और ये छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से ये रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट राज्य की जनजातीय सेनानी श्री टांटिया भील, यहां से कई सारे प्रश्न रिपीट हुए। मैंने इसको खोजने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर भी ये टांटिया भील, इंडियन रॉबिनहुड मैं बता चुका हूँ, निमाड़ का रॉबिनहुड ये भी बता चुका हूँ, और टांटिया आर्थिक सहायता कल्याण योजना है, ये भी पढ़ लेना। और नेक्स्ट है आपका टांटिया भील का वास्तविक नाम एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 में आ चुका है। ठीक, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कहाँ थी पूछ रहा है तो छिंदवाड़ा थी, और है पूछ रहा है तो भोपाल आता है। ठीक है, भोपाल तो लिखा ही है इसने, वर्तमान में भोपाल में, पहले छिंदवाड़ा में थी। ये पूरा डिटेल पढ़ लेना कि ये यहाँ पे स्थापना थी और 65 में इसको भोपाल स्थानांतरित कर दिया था। बादल भोई संग्रहालय पूछा जा चुका है, छिंदवाड़ा में है। बादल भोई एक इम्पोर्टेंट है, इनको छिंदवाड़ा का गांधी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान, ये सेम भोपाल में पूछा गया है, सहायक पंजीयक 2024 में। नेक्स्ट आते हैं हम
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश कहाँ है? ये जबलपुर में है। संस्थान, जनजातियों के जितने संस्थान है आपको सब पता होना चाहिए। आदिम जनजातीय, ये सेम चीज पूछी है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास भोपाल, इतनी बार पशु चिकित्सा इसमें पूछी है। नेक्स्ट आते हैं हम, गड़ा का गौंड राज्य नामक पुस्तक ने किसने लिखी है? पुस्तकें जितनी भी हैं, जितनी इस साल आई हैं पेपर में पूछी गई हैं, उनको पढ़ लेना आप। सुरेश मिश्र, डॉक्टर मिश्र, सुरेश मिश्र एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के जनजातीय इतिहास पर गहन कार्य किया, ठीक है, इन्होंने लिखी है। तो ये किताबें हैं कुछ, इनको पढ़ लेना। ये आई है और ये आई है, तो आप इनको पढ़ लेना, और बाकी की जितनी भी बुक्स हैं आपको मिल जाए 20, 25, 50, उनको पढ़ लेना, इस बार आने की संभावना है। ऐसे ही पेपर में लगा लोगे तो आ जाएगी। जनजातीय समुदाय के हित में संलग्न संस्था व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाला, तो ये है, संभावना इसकी है, लेकिन फिर भी क्या करना, इसकी आंसर शीट का वेट करना और इसको वॉच एंड वेट पे रखना, और आप चाहो अपने स्तर से भी खोज लेना। फाइनल आंसर किया जाए तो ये अच्छा प्रश्न है, रिपीट होने की संभावना भी है इसकी, और थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। संस्कृत रस रत्नमाला, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा गया है। प्रसिद्ध गौंड राजा शंकर साय द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ कौन सा था? ये रस रत्नमाला, आयुर्वेद और रसायन से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है 23 नवंबर को किसका युद्ध हुआ है? अवंतीबाई और इनका, खैरी वाला युद्ध। नेक्स्ट है अंग्रेज और अवंतीबाई। नेक्स्ट है बोरास कांड, इंपोर्टेंट है। एक वो कौन सा सागर का कौन सा रतौना है कि रतौना, वो बहुत पूछा जा चुका है 3-4 बार, ठीक। नेक्स्ट है सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि, इंपोर्टेंट है, 1803 में हुई है। ये इन सिंधिया वंश से संबंधित ये पूछा जा चुका है, संगीत घराने का जयाजीराव सिंधिया से संबंधित, ठीक। नेक्स्ट आते हैं उदाजी पवार का संबंध कहाँ से है? तो ये भी इंपोर्टेंट है, धार से है, ठीक है। इतने सारे प्रश्न, मेरा मतलब सिर्फ यही है कि भैया आप इस साल में जितने एमपीपीएससी ने पेपर लिए आप जरूर लगाएं, पुराने पेपर लगाएं 10-12 साल के, और इस तरीके के 2017 के एमपीपीएससी की वेबसाइट पे सारे पेपर पढ़ें। जितने एग्जाम्स में जीएस का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन आप जरूर लगा लें, वो इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है। आप 70-80 प्रश्न ऐसे ही कर जाएंगे। रही बात सिविल सर्विसेज की, जो अप्रैल में एग्जाम है, उनमें आप लोग ये ना सोचें कि यार हम ये लगाएंगे तो बाकी कब पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको एक रास्ता है, एक आसान तरीका भी है, और आपको पढ़ने का भी एक अच्छा तरीका है। और मेरा यही अंत में आप सभी से अनुरोध है कि मेरे वीडियोज़ को प्रमोट करो ना करो कोई मतलब नहीं है, बस आप ये कि अच्छे से पढ़ो, इसी दिशा में आप तैयारी करें, निश्चित ही आप सफल होंगे। आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।